हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा 1 फरवरी 2025 को जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया था, उस बजट में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को कई सारे टैक्स बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए गए थे। क्योंकि होता क्या है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो एक एज के बाद में जब रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उनकी इनकम के जो सोर्स होते हैं वो जनरली कम होते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो इनकम अर्न की जाती है वो उनकी पैसिव इनकम ही होती है। जैसे कि यदि मान लो आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी करा रखी है या आरडी करा रखी है तो वहाँ से उन्हें इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है, या फिर मान लो पोस्ट ऑफिस की किसी सेविंग स्कीम में उनके द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, एनएससी है, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, या और भी कई सारी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम होती है जहाँ पे उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो वहाँ से उन्हें जनरली इंटरेस्ट इनकम जो है वो रिसीव होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे सीनियर सिटीजन के द्वारा गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद में जनरली इनकम के जो सोर्स होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा उनसे कोई भी टैक्स जो है वो चार्ज ना किया जाए, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो कम रेट से किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि यदि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में अगर आप इनकम अर्न करते हैं तो उस इनकम के संबंध में आपको बजट 2025 में कौन कौन से ऐसे टैक्स बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं। तो यदि आप भी एक सीनियर सिटीजन है, यानी कि आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है, तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सीनियर सिटीजन बेनिफिट इन बजट 2025। तो फर्स्ट है न्यू टैक्स स्लैब रेट एज पर बजट 2025। तो अब यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स स्लैब रेट है उसमें चेंजेस किए गए हैं, यानी कि न्यू टैक्स रेजिम में सभी टैक्स पेयर के लिए जो टैक्स स्लैब रेट है वो सेम रहेगी। तो अब यदि कोई भी सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न है जिनकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की इनकम यदि 4 लाख रुपये तक है तो उस केस में उन्हें ना तो टैक्स का कोई पेमेंट करना है और ना ही उनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन यदि सीनियर सिटीज़न की इनकम 4 लाख से ज़्यादा है लेकिन 8 लाख रुपए के अंदर है तो उस केस में 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही यदि इनकम 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में है तो 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से यदि सीनियर सिटीज़न की इनकम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 12 लाख रुपए तक है तो उस केस में उन्हें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें 60,000 रुपये की 87A में रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट, यदि मान लो इनकम 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए के बीच में है तो 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 16 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि इनकम 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए के बीच में है तो 25% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो यदि 24 लाख रुपए से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इनकम अर्न की जाएगी उस इनकम पे आपके टैक्स की कैलकुलेशन न्यू टैक्स रेजिम में न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो 12 लाख रुपए की इनकम है उसमें यदि कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम है तो उस केस में आपको 87A की रिबेट का कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी कि स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे आपको स्पेशल रेट से टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट बेनिफिट है मार्जिनल रिलीफ। तो अब काफ़ी सारे टैक्स पेयर है जिनका ये डाउट रहता है कि यदि हमारी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो 12 लाख रुपए तक है तो उस केस में हमें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम 12 लाख रुपए से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा हो जाती है तो उस केस में हमें हायर रेट से टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सभी टैक्स पेयर को एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड की गई है कि यदि उनके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो वो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि यदि किसी टैक्स पेयर की फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो 12 लाख रुपए से जितनी ज़्यादा है तो जितनी इनकम ज़्यादा है उतना ही टैक्स उन्हें गवर्नमेंट को पे करना है, ना कि 4 लाख रुपए से जितनी ज़्यादा इनकम है उस पर टैक्स का पेमेंट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो यदि मिस्टर राम है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो 12,10,000 रुपये है तो उस केस में मिस्टर राम जो है उसको 12,10,000 रुपये की इनकम पे 61,500 रुपये के टैक्स का पेमेंट ना करके उसकी जितनी इनकम 12 लाख रुपए से एक्सीड है, यानी कि मिस्टर राम की इनकम जो है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो 10,000 रुपये के टैक्स का ही उसे गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ और टैक्स विथ मार्जिनल रिलीफ दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 0 हो जाता है तो उस केस में फिर यदि आपकी इनकम 1 रुपये से भी इंक्रीज़ होती है
तो उस केस में आपको 4 लाख रुपए से जितनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ होती है उस पे टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। तो अब यहाँ पे आपके मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसके संबंध में ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाके इसे डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है TDS लिमिट फॉर इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज इन बजट 2025। तो अब सीनियर सिटीजन को नेक्स्ट बेनिफिट ये प्रोवाइड किया गया है कि यदि मान लो सीनियर सिटीजन के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में किसी भी बैंक में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में या पोस्ट ऑफिस में अगर कोई भी FD है या RD है जो कि कराई जाती है और वहाँ से यदि उन्हें कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है या सेविंग बैंक अकाउंट से अगर उन्हें कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है या फिर मान लो यदि उनके द्वारा पोस्ट ऑफिस की किसी सेविंग स्कीम में उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहाँ से यदि उन्हें कोई इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है तो उस केस में अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यदि सीनियर सिटीजन की जो इंटरेस्ट इनकम है वो 1 लाख रुपए तक है तो उस केस में उनका कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट बेनिफिट है रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन विद ओल्ड NSS अकाउंट। तो अब कई सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं या जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं जिनके नेशनल सेविंग स्कीम में लंबे टाइम से कोई पुराने अकाउंट है जो कि ओपन चल रहे हैं और ऐसे अकाउंट में गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को एक मेजर रिलीफ प्रोवाइड की गई है कि यदि उनके द्वारा 29 अगस्त 2024 के बाद में उन अकाउंट से यदि कोई भी पैसा विड्रॉल किया जाता है तो वो अमाउंट पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रेंटल इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन। तो नेक्स्ट बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीज़न को ये प्रोवाइड किया गया है कि अब यदि मान लो कोई सीनियर सिटीज़न है जिसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अपनी कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है और वहाँ से यदि उन्हें कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है तो गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में रेंटल इनकम के संबंध में TDS जो डिडक्ट किया जाता है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को भी इंक्रीज़ कर दिया है। तो पहले जहाँ पे रेंटल इनकम यदि 2,40,000 रुपये से ज़्यादा होती थी तो उस केस में TDS डिडक्ट किया जाता था, लेकिन बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा इस लिमिट को इंक्रीज़ करके 6 लाख रुपए पर ईयर कर दिया है। तो इस तरीके से अब यदि किसी सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है और वो रेंटल इनकम यदि 50,000 रुपये पर मंथ से कम है या फिर ईयरली यदि 6 लाख रुपए पर ईयर से कम है तो उस केस में सीनियर सिटीज़न की रेंटल इनकम पे कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर राम है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो रेंटल इनकम है वो है 20 लाख रुपए की। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम जो है उसकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की रेंटल इनकम के अलावा कोई भी दूसरी इनकम नहीं है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की 20 लाख रुपए की पूरी इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है। तो इस तरीके से मिस्टर राम को जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रेंटल इनकम रिसीव होती है उस रेंटल इनकम के संबंध में फ्लैट 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है जो है 6 लाख रुपए की। तो इस तरीके से मिस्टर राम की नेट रेंटल इनकम हो जाती है 14 लाख रुपए। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो उसके द्वारा यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कोई होम लोन ले रखा है तो वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट पोर्शन की भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से मिस्टर राम की फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो नेट रेंटल इनकम है वो 12 लाख रुपए हो जाती है। तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पे उसे कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है क्योंकि 87A में 60,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट मिस्टर राम को अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है नो हायर TDS एंड TCS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 206AB एंड 206CC। तो अभी तक क्या होता था कि यदि कोई स्पेसिफाइड पर्सन है वो अपनी ITR फाइल करना भूल जाता है और उसे यदि कोई ऐसी इनकम रिसीव होती है जो कि यदि एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होती है तो उस केस में जो TDS डिडक्टर या जो TCS कलेक्टर होता है उसके द्वारा स्पेसिफाइड पर्सन की जो इनकम है उस पर हायर रेट से TDS डिडक्ट किया जाता था, यानी कि जो TDS डिडक्ट किया जाता था
वो ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और अ फ्लैट रेट ऑफ 5%, दोनों में से जो भी ज़्यादा है उस रेट से स्पेसिफाइड पर्सन की इनकम पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई सीनियर सिटीज़न है और यदि उनको इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती है तो उस पर 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। लेकिन यदि मान लो सीनियर सिटीज़न अपनी आईटीआर फाइल करना भूल जाता है तो उस केस में जो टीडीएस डिडक्टर होता था उसके द्वारा सीनियर सिटीज़न की जो इंटरेस्ट इनकम होती थी उस पर 20% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। तो अब बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा सभी टैक्स पेयर को एक ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जो कि अपनी आईटीआर फाइल करना भूल जाते हैं और यदि उनको कोई ऐसी इनकम रिसीव होती है जिस पे उनका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उस केस में अब 1 अप्रैल 2025 के बाद में किसी भी टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर के द्वारा हायर रेट से कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अब यदि मान लो कोई सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न है जिनको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर कोई पेंशन की इनकम है जो कि रिसीव होती है तो उस केस में यदि सीनियर सिटीज़न के द्वारा ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आईटीआर फाइल की जाती है तो वहाँ पे उन्हें फ्लैट पेंशन की इनकम में से 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यदि सीनियर सिटीज़न के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो आईटीआर है वो यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो उस केस में सीनियर सिटीज़न को जो पेंशन इनकम रिसीव होती है उसमें से वो फ्लैट 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है रिलैक्सेशन ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। तो बजट 2025 से पहले क्या होता था कि यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में उसकी एक प्रॉपर्टी जो होती थी उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मान के एनुअल वैल्यू को नील कंसिडर किया जाता था और उसकी जो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी होती थी उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी तभी माना जाता था जब टैक्स पेयर के द्वारा 2 कंडीशन है जो कि सेटिस्फाइड की जाती थी। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जो ऑनर है वो उस प्रॉपर्टी में रहता है और सेकंड कंडीशन ये है कि यदि ऑनर उस प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के रीज़न की वजह से वेकेट है, यानी कि जो ऑनर है उसका बिजनेस या प्रोफेशन जो है वो किसी दूसरी लोकेशन पे है, इस कारण से उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो वेकेट है। तो उस केस में यदि टैक्स पेयर के द्वारा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी जाती है तो ही उसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो होती थी उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी माना जाता था। लेकिन यदि टैक्स पेयर के द्वारा इन दोनों कंडीशन को यदि सेटिस्फाइड नहीं किया जाता था तो उस केस में उसकी जो दूसरी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती थी उस प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी मान के नॉशनल रैंट के अकॉर्डिंग उसकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन की जाती थी। तो अब यहाँ पे बजट 2025 में टैक्स पेयर को गवर्नमेंट के द्वारा ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि यदि कोई टैक्स पेयर है जिसके पास 2 से ज़्यादा यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उस केस में वो किसी भी 2 प्रॉपर्टी जो है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मान सकता है। यानी कि अब यहाँ पे टैक्स पेयर को ये प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो किसी बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट की रीज़न की वजह से वेकेट है। यानी कि अगर उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी किसी और रीज़न की वजह से भी वेकेट है और यदि उसने वो प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं दे रखी है तो उस केस में भी सेकंड प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो इस तरीके से बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा सभी टैक्स पेयर को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये बहुत ही मेजर रिलीफ है जो कि प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट है रिबेट 87A। तो अब सेक्शन 87 में जो रिबेट का बेनिफिट है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि अगर कोई एनआरआई है तो वो सेक्शन 87 में रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकता है। साथ ही यदि मान लो कोई कंपनी है, फर्म है, एओपी है, बीओआई है, एलएलपी है तो उन्हें भी सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। साथ ही यदि मान लो कोई सुपर सीनियर सिटीज़न है और उनके द्वारा यदि फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो उनकी इनकम 5 लाख रुपए तक ऑलरेडी एग्जेम्प्ट होती है तो उन्हें भी 87A की रिबेट का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो अब यदि कोई सीनियर सिटीज़न है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है और यदि उनके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो आईटीआर है वो यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो उस केस में यदि उनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उन्हें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। साथ ही उन्हें 87A में 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। अब यदि सीनियर सिटीज़न के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो आईटीआर है वो यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल की जाती है तो उस केस में यदि उनकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उन्हें कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। साथ ही उन्हें सेक्शन 87A में 60,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है।
लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीज़न को एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो 87A की रिबेट का बेनिफिट है वो न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ नॉर्मल इनकम के केस में ही प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि अगर सीनियर सिटीज़न को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम रिसीव होती है तो उस केस में उन्हें स्पेशल रेट से टैक्स का पेमेंट करना है, यानी कि वो सेक्शन 87A में 60,000 रुपये की जो रिबेट का बेनिफिट है वो नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है सबमिट फॉर्म 15H। तो अब यदि कोई भी सीनियर सिटीज़न जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है और जो इंडिया का रेजिडेंट है तो उस केस में अब यदि उनकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है उसके संबंध में अगर उनकी कोई भी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, यानी कि अगर उनकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निल है, तो उस केस में सीनियर सिटीज़न के पास ये ऑप्शन है कि वो फॉर्म 15 सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब यदि सीनियर सिटीज़न की फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए और सुपर सीनियर सिटीज़न की ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक है, या फिर उनके द्वारा न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल की जाती है और उस केस में यदि उनकी इनकम 4 लाख रुपए तक है, तो वो बैंक में फॉर्म 15 सबमिट कर सकते हैं, ताकि सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न को जो इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती है उस पर कोई भी TDS बैंक के द्वारा डिडक्ट ना किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको एक नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेशल बेनिफिट ये भी प्रोवाइड किया गया है कि यदि कोई सीनियर सिटीज़न है जिनकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो 12 लाख रुपए तक है और उस इनकम में अगर कोई भी स्पेशल कैटेगरी की इनकम नहीं है, तो यदि उनकी कोई ऐसी इनकम है जिस पे मान लो TDS डिडक्ट किया जाता है क्योंकि वो इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में सीनियर सिटीज़न के पास ये ऑप्शन है कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू यदि वो बैंक में फॉर्म 15 सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पे उनकी इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी TDS बैंक के द्वारा डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।